हेलो दोस्तों, टॉप स्टेज सर्किल में आपका स्वागत है। आज हम सीटेट में बाल विकास से संबंधित ऐसे क्वेश्चन के बारे में अध्ययन करेंगे जो सीटेट में कई बार पूछा गया है और सबसे वीवीआई प्रश्न है जो हर बार क्वेश्चन आता है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए, सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प चुनिए। नूर विद्यालय में अपना लंच बॉक्स लाना भूल गई है तथा इसे कहते हैं वे तान्या ने उसे लंच साझा करने के लिए कहा। तुझे आज अपना लंच मेरे साथ साझा करना चाहिए क्योंकि कल मैंने तुम्हारे साथ अपना लंच साझा किया था। लॉरेंस कोहलवर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार नूर का कथन अभिविन्यास प्रारूप को डैश अवस्था पर दर्शाता है। यह जो अवस्था दर्शाता है वह आदान प्रदान परंपरागत को दर्शाता है, एक दूसरे से आदान प्रदान करता है, इसलिए इसका आंसर डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, समाज में विभिन्न लिंगों के लिए उपयुक्त मानी जाने वाली प्रारूपिक विशेषताओं के बारे में जन सामान्य की अवधारणा को क्या कहते हैं? जन सामान्य अवधारणाओं को जो कहते हैं जेंडर रूढ़िवादिताएं कहते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में पाठ्यचर्या में ऐसी कहानियों को शामिल करने के लिए विवेकशील प्रयास किया गया है जिसमें पिता घर के कार्यों में लगा रहता है और माता साहसी गतिविधि को करती है। यह कदम किस लिए महत्वपूर्ण है? यह कदम जो है जेंडर रूढ़िवादिता को समाप्त करता है। यदि महिला साहसी गतिविधि को करती है और पुरुष गृह कार्य करते हैं तो इससे स्पष्ट होता है कि जेंडर रूढ़िवादी यहाँ समाप्त है, इसलिए इसका आंसर बी होगा। अगला प्रश्न है, वाइगोत्स्की के अनुसार जब एक वयस्क बच्चे के निष्पादन के वर्तमान स्तर को सहयोग द्वारा विस्तारित करता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं ढांचा। इसका आंसर सी होगा। सो दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। हम आपके लिए हमेशा इस तरह का वीडियो लाते रहेंगे। यदि आप इस वीडियो को अच्छे से देखते हैं तो आपको बाल विकास में अच्छा अंक आने की संभावना हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार परिकल्पित निगमनात्मक तर्क किस अवधि में विकसित होता है? तो ये अवधि होती है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अगला प्रश्न है, डैश के अनुसार बच्चे के चिंतन के बारे में सामाजिक प्रक्रियाओं तथा सांस्कृतिक संदर्भ में प्रभाव को समझना आवश्यक है। इसका आंसर सी होगा। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों के चिंतन के बारे में सामाजिक प्रक्रियाओं तथा सांस्कृतिक संदर्भ में प्रभाव को समझना बहुत आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से निहितार्थ निकलते हुए ग्रेड 6 से 8 के शिक्षक को अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए? तो उसे एक ऐसी समस्या प्रस्तुत करनी चाहिए जिसे तर्क आधारित समाधान की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है, हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार तार्किक गणितीय बुद्धि वाले एक व्यक्ति की क्या विशेषताएं हो सकती है? उनकी जो विशेषता होगी वह पैटर्न को खोजने की एक तर्क की लंबी श्रृंखला को हल करने की क्षमता और संवेदनशीलता होगी, इसलिए इसका आंसर डी सही होगा। सो दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगला क्वेश्चन है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा बच्चे आदतों, कौशलों, मूल्यों तथा अभिप्रेरणाओं को विकसित करते हैं और जो उन्हें समाज का जिम्मेदार एवं क्रियाशील सदस्य बनाती है, उसे क्या कहते हैं? उसे समाजीकरण कहते हैं। अगला प्रश्न है, मानव विकास के संदर्भ में आनुवंशिकता तथा पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? यह कथन जो होगा, आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों एक जटिल पारस्परिक क्रिया है के रूप में मानव विकास को प्रभावित करता है। अगला प्रश्न है, एक प्रगतिशील कक्षा है। प्रगतिशील कक्षा क्या है, किसे कहते हैं? प्रगतिशील कक्षा उस कक्षा को कहते हैं जिसमें विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान की संरचना की जाती है, उस कक्षा को हम प्रगतिशील कक्षा कहते हैं। अगला प्रश्न है, सतत एवं समग्र मूल्यांकन में क्या शामिल है? आखिर सतत एवं समग्र मूल्यांकन में विविध प्रकार की रणनीतियों का प्रयोग करते हुए दोनों संरचनात्मक एवं संकलनात्मक आकलन का प्रयोग करते हैं।
अगला प्रश्न है, आपकी कक्षा की के एक विद्यार्थी के विभिन्न स्रोतों के बार बार यह बताया गया कि उसके सामाजिक वर्ग के लोग शैक्षिक क्षेत्र में निम्न स्तरीय प्रदर्शन करते हैं। इस रूढ़िवादिता एवं परिणामिक रूढ़िवादी आशंका के प्रभाव को कम करने के लिए एक शिक्षक को क्या पहल करना चाहिए? एक शिक्षक को विभिन्न सामाजिक वर्गों के रोल मॉडल से संबंधित कहानी एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करना चाहिए, इससे ज़्यादा प्रभावित होते हैं। अगला प्रश्न है, एक समावेशी कक्षा में शिक्षक को क्या करना चाहिए? एक समावेशी कक्षा में शिक्षक को विश्वास करना चाहिए कि प्रत्येक बच्चे में अपनी योग्यता एवं शक्ति के अनुसार सीखने की क्षमता है। अगला प्रश्न है, एक विद्यार्थी में निम्नलिखित लक्षण है। पहला लक्षण है पढ़ने की प्रति चिंता, शब्दों या अक्षरों को पहचानने में कठिनाई, निम्न स्तरीय शब्दावली कौशल और पहले पढ़े हुए पाठ को समझने या याद करने में कठिनाई। यह जो सूचक है आखिर किसका सूचक है? यह सूचक है अधिगम अशक्तता वाले विद्यार्थी, जो अधिगम अच्छे से नहीं कर पाते हैं, वैसे विद्यार्थी के लिए। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक एक समावेशी कक्षा में विशेष योग्यता वर्ग वाले अधिगमकर्ता की आवश्यकताओं को किस प्रकार से बता सकता है? तो इसका आंसर होगा प्रत्येक विद्यार्थी के अधिगम के सशक्त पक्षों एवं कमजोरियों के विश्लेषण के आधार पर विशिष्ट अधिगम उद्देश्यों का विकसित करना। अगला प्रश्न है, एक शिक्षिका अपनी कक्षा में सृजनात्मक विद्यार्थी को किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है? सृजनात्मक विद्यार्थी को अपने परिप्रेक्ष्यों को प्रोत्साहित करके तथा मूल विचारों को महत्व देकर सृजनात्मक विद्यार्थी को प्रोत्साहित कर सकती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक कक्षा में सार्थक अधिगम का पक्ष लेता है? सार्थक अधिगम का जो पक्ष लेगा वह होगा विषय वस्तु तथा बच्चों के संपूर्ण कुशल क्षेम एवं अधिगम के प्रति सच्चा सरोकार रखना ही सार्थक अधिगम का पक्ष है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावशाली समस्या समाधान रणनीति के एक उदाहरण है? इसका आंसर होगा डी, साधन साध्य विश्लेषण, समस्या को अनेक उपलक्ष्यों में विभाजित करना। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण अधिगम के लिए एक प्रभावशाली प्रणाली नहीं है? तो इसका जो आंसर होगा दिए गए ज्ञान को दोहराने पर ध्यान केंद्रित करना। अगला प्रश्न है, शिक्षण कक्षा में पढ़ने में ध्यान न देने वाले बच्चों से किस प्रकार का बर्ताव कर सकते हैं? तो उनसे बात करके तथा उनकी अरुचि को कारण जानने की कोशिश करना। अगला प्रश्न है, संरचनावादी उपागम बताता है कि डैश ज्ञान की संरचना के लिए अत्यंत आवश्यक है। इसका आंसर होगा विद्यार्थी का पूर्व ज्ञान। संरचनावादी उपागम यह बताता है कि विद्यार्थी का पूर्व ज्ञान की संरचना के लिए अत्यंत आवश्यक है। अगला है, बच्चे अनेक घटनाओं के बारे में सहजानुभूत सिद्धांत की संरचना करते हैं। इस पृष्ठभूमि में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो एक शिक्षक को संवाद के द्वारा बच्चों की इन अवधारणाओं को चुनौती देनी चाहिए। अगला प्रश्न है, संज्ञान एवं संवेग के बीच किस प्रकार का संबंध होता है? उनके बीच जो संबंध होता है, दोनों के बीच एक गतिशील पारस्परिक क्रिया होती है। संज्ञान एवं संवेग के बीच जो संबंध होते हैं वह गतिशील पारस्परिक क्रिया होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं? तो वह जो कारक है वह विद्यार्थी की अभिरुचि, विद्यार्थी का सांवेगिक स्वास्थ्य, शिक्षार्थी शिक्षा शास्त्रीय रणनीतियाँ और विद्यार्थी का सामाजिक एवं सांस्कृतिक संदर्भ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या ज्ञान के सार्थक संरचना की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण पहलू है? तो यह जो होगा सामाजिक पारस्परिक क्रियाएं। अगला प्रश्न है, जब विद्यार्थी पुरस्कार पाने की इच्छा से बार बार किसी गतिविधि को भरने का निर्णय लेते हैं, जैसा कि एक प्रयोग का नियोजन एवं संचालन
करना जो कि प्रत्यक्ष रूप से उस गतिविधि से संबंधित नहीं है, जैसा कि एक स्टार या बैज प्राप्त करना, ऐसी स्थिति में क्या संभावना उत्पन्न हो सकती है? तो ऐसी स्थिति में जो संभावना उत्पन्न होती है, अधिगम के प्रति भौतिकवादी अभिवृत्ति का विकास। अगला प्रश्न है, बाल्यावस्था की अवधारणा से क्या अभिप्राय है? तो इसका जो आंसर होगा, समकालीन सामाजिक संरचनावादी मनोवैज्ञानिक के अनुसार यह एक सामाजिक संरचना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मध्य बाल्यावस्था की विशेषताएं हैं? तो वह होगा, बच्चे तार्किक एवं मूर्त रूप से सोचना प्रारंभ कर देते हैं। इसका आंसर सी होगा। अगला प्रश्न है, परिवार एवं पास पड़ोस बच्चों के समाजीकरण की एक प्राथमिक एजेंसियां होती है। सो दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपके लिए हमेशा इस तरह का वीडियो लाते रहेंगे। सो थैंक्स।